17वीं सेंचुरी में एक लड़की को विच होने का इल्जाम लगाकर सेक्रीफाइस कर दिया गया। तब से अब तक वो लड़की सबसे कैसे अपना इंतकाम लेती आ रही है, जानिए आगे कहानी में। मूवी के स्टार्ट में हम क्राइम सीन देखते हैं जहां 4 लोगों को बहुत बेरहमी से मर्डर किया गया था। पुलिस ऑफिसर कहती है कि कोई भी घर में जबरदस्ती नहीं घुसा, बल्कि यूं लग रहा है कि ये लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं घर की बेसमेंट में पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो बिल्कुल सही सलामत होती है। इस लड़की का घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो लड़की कौन थी और कहां से आई, पुलिस को कुछ मालूम नहीं हो सका। पुलिस इस डेड बॉडी को जेन डो का नाम देती है। फिर हम देखते हैं एक घर की बेसमेंट में एक बहुत बड़ी और एडवांस लैब बनी हुई है। इस लैब में एक लिफ्ट भी थी। इस लैब में टॉमी टिल्डन और उसका बेटा ऑस्टिन डेड बॉडीज की ऑटोप्सी किया करते थे। ये कई जनरेशन से उनका प्रोफेशन था। पुलिस उनको ऑटोप्सी के लिए डेड बॉडीज भिजवाते थे और वो लोग रिपोर्ट बनाकर पुलिस को देते थे। टॉमी की बीवी मर चुकी थी और अब वो दोनों बाप बेटा इस घर में अकेले रहते थे। इस टाइम भी वो डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे थे। टॉमी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था, जबकि ऑस्टिन उसको असिस्ट किया करता था। ऑटोप्सी करते हुए वो कैमरा रिकॉर्डिंग भी किया करते थे और पिक्चर्स भी लिया करते थे पुलिस रिकॉर्ड के लिए। फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा लैब में आती है और वो डेड बॉडीज देखना चाहती थी। ऑस्टिन उसे मना करता है और कहता है कि उसके डैड इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट हैं। इसी टाइम उसके डैड आकर उसकी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि तुम जो भी डेड बॉडी चूज करो वो देख लो। वो एक डेड बॉडी निकालती है तो उसके पैर पर एक घंटी बंधी होती है। वो कहती है कि ये किस लिए बांधी है। ऑस्टिन के डैड टॉमी बताते हैं कि पहले जमाने में ये पता लगाना मुश्किल होता था कि आदमी वाकई मर चुका है या कोमा में है। तब कॉरोनर्स यानी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स डेड बॉडीज के पैर में घंटी बांध दिया करते थे ताकि अगर कोई जिंदा होता तो पता चल सकता। ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड कहती है कि आप अब भी ये घंटी बांधते हैं, तो ऑस्टिन के डैड कहते हैं मैं थोड़ा पुराने ख्यालात का हूँ। उसके बाद ऑस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड मूवीज देखने बाहर जाने लगते हैं, तो उसी टाइम शेरिफ जेन डो की डेड बॉडी लेकर वहाँ आ जाता है और बताता है कि सुबह मीडिया टॉक करनी है, इसलिए आज रात ही जेन डो की ऑटोप्सी करके रिपोर्ट देनी होगी। ऑस्टिन भी अपना बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि हम लोग 11 बजे का शो देखने चले जाएंगे, अभी डैड को मेरी मदद की जरूरत है। फिर वो दोनों जेन डो की ऑटोप्सी स्टार्ट करते हैं। जेन की आंखें धुंधली होकर ग्रे हो चुकी थी, जिसे देखकर टॉमी कहता है कि उसकी मौत काफी टाइम पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी पर किसी किस्म की चोट का निशान नहीं था। उसकी कलाइयों और टखनों की हड्डियां टूटी हुई थी, उसकी जुबान भी कटी हुई थी और उसका एक दांत भी गायब था। टॉमी अपने बेटे को बताता है कि मैंने 15 साल पहले भी ऐसा केस देखा था जहां 2 लड़कियों को ऑटोप्सी के लिए लाया गया था। उनके हाथों और पैरों को बहुत टाइट बांधा गया था और उनकी जुबान कटी हुई थी। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था। फिर वो लोग इंटरनल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं तो कट लगाते ही बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है। टॉमी कहता है कि ऐसा सिर्फ फ्रेश बॉडी के साथ ही होता है। फिर वो लोग जेन डो के इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने लगते हैं। उसके लंग्स धुएं से बिल्कुल काले हो चुके थे, जैसे उन्हें जलाया गया हो, और उसके हार्ट और बाकी ऑर्गन्स पर कट्स लगे हुए थे। टॉमी ऑर्गन्स की ये हालत देखकर कहता है कि कोई किसी को तभी इस तरीके से मारेगा जब वो उसे बहुत तकलीफ देना चाहता हो, लेकिन इस बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं है, जो बहुत अजीब है। अचानक बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है तो ऑस्टिन देखने जाता है। उसे मिरर रिफ्लेक्शन में कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो डर कर गिर जाता है तो वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं। फिर उन्हें उनकी पालतू बिल्ली मरी हुई मिलती है। वो दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो टॉमी की बीवी की आखिरी निशानी थी। फिर वो बिल्ली की बॉडी को जला देते हैं। उसके बाद वो लोग वापस आकर दोबारा से ऑटोप्सी स्टार्ट करने लगते हैं। जेन के स्टमक में उन्हें एक फ्लावर मिलता है। टॉमी फौरन एक बुक निकालकर उसमें देखकर बताता है कि ये फ्लावर बॉडी को पैरालाइज कर देता है और ये फ्लावर नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, यानी इस लड़की का ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट से था। ऑस्टिन को बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने डैड से कहता है कि बाकी का काम सुबह कर लेंगे, लेकिन टॉमी कहता है कि अभी ऑटोप्सी की रिपोर्ट बनाना होगी। फिर टॉमी स्टमक में से एक पोटली बाहर निकालता है जिसमें जेन का टूटा हुआ दांत था और इस कपड़े पर अजीब सी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है उसके साथ कोई रिचुअल एक्टिविटी की गई हो। जो हालत उसकी बॉडी की है, हो सकता है वो किसी सेक्रीफाइस की तरफ इशारा कर रही है। फिर टॉमी जेन की सारी स्किन अलग करके देखता है तो उसकी स्किन पर भी वही निशान बने हुए थे जो उन्हें कपड़े पर दिखाई दिए थे। फिर उसी वक्त सारी लाइट्स टूट जाती हैं और बिजली चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ऑस्टिन टॉर्च ऑन करके देखता है तो सारी डेड बॉडीज गायब हो चुकी थी। टॉमी को भी अब खतरे का एहसास होता है और वो अपने बेटे को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लिफ्ट लाइट ना होने की वजह से काम नहीं कर रही थी और बेसमेंट से निकलने का दूसरा रास्ता भी बंद हो चुका था क्योंकि बारिश और तूफान की वजह से दरवाजे पर पुराना दरख्त गिर चुका
था। मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। उन्हें लैब में से मुसलसल कोई आवाज आ रही थी। वो भागकर अपने ऑफिस आते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। फिर वो पुलिस को फोन करके कहता है कि हमें मदद चाहिए, हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फिर उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है जो डेड बॉडीज के पांव पर बांधी जाती थी। उनके दरवाजे के बाहर एक डेड बॉडी आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो लोग दरवाजे के आगे सामान रखकर उसे खुलने से रोकते हैं। ऑस्टिन कहता है कि ये सब जेन की बॉडी कर रही है। जब से हमने उसकी बॉडी कट की है तब से ये सब कुछ शुरू हुआ है। टॉमी वॉशरूम में जाता है तो अचानक उसे कोई पीछे से खींच लेता है और दरवाजा बंद हो जाता है। ऑस्टिन दरवाजा मुश्किल से खोलकर अपने डैड के पास जाता है। टॉमी को काफी चोट आई थी। वो कहता है कि उसे वही ग्रे आंखें नजर आई हैं। टॉमी को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक डेड बॉडी ये सब कुछ कर सकती है। वो ऑस्टिन से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग दोबारा ऑटोप्सी रूम में आते हैं। फिर वो जेन की बॉडी को दोबारा से बंद करने लगते हैं तो उनके रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। ऑस्टिन कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर मारता है तो बाहर एक डेड बॉडी खड़ी थी। ऑस्टिन और टॉमी ये देखकर जेन डो की बॉडी को आग लगा देते हैं, लेकिन आग जेन की बॉडी से निकलकर सारी लैब में फैलने लगी थी। उन्हें आग बुझानी पड़ती है। वो देखते हैं कि जेन की बॉडी आग लगने के बावजूद जलती नहीं है बल्कि पहले जैसी ही थी। उन्हें लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों कुल्हाड़ी उठाकर लिफ्ट में जाते हैं। तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है और लिफ्ट दोबारा बंद हो जाती है। जैसे ही घंटी की आवाज करीब आती है टॉमी इसकी आवाज की तरफ कुल्हाड़ी फेंककर मारता है, लेकिन जब वो लोग लिफ्ट से बाहर आकर देखते हैं तो वो कुल्हाड़ी ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा को लग चुकी थी और वो उसी वक्त मर जाती है। टॉमी किसी तरह अपने बेटे को संभालता है और उसे लेकर दोबारा लिफ्ट में आता है, लेकिन लिफ्ट नहीं चलती। वो लोग वहीं बैठ जाते हैं। ऑस्टिन कहता है कि वो हमें मारना चाहती है। जब हमने उसकी बॉडी कट करना शुरू की तो उसने हर स्टेप पर हमें रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसा है उसकी बॉडी में जो वो नहीं चाहती कि हम जान सकें। टॉमी कहता है कि क्या तुम वाकई ये चाहते हो कि हम वापस जाकर ऑटोप्सी दोबारा से स्टार्ट करें जहां हमने रोकी थी? तो ऑस्टिन कहता है कि अगर हमें उसके मरने की वजह पता चल गई तो हो सकता है हम ये भी पता लगा लें कि उसे कैसे रोकना है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं और ऑटोप्सी रूम की तरफ जाने लगते हैं। फायर चैम्बर जहाँ टॉमी ने अपनी बिल्ली को जलाया था वहाँ खुद बहुत आग भड़क उठती है और हर तरफ धुआं फैलने लगता है। वो धुएं में से गुजरने लगते हैं। अचानक टॉमी पर कोई हमला कर देता है जिसे वो देख नहीं पाते। टॉमी जख्मी हो जाता है। ऑस्टिन टॉमी को उठाकर फौरन ऑटोप्सी रूम की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वो दरवाजा लॉक कर देते हैं और फिर से ऑटोप्सी कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोग जेन की स्कल काटकर ब्रेन एग्जामिन करते हैं। ऑस्टिन उसके ब्रेन टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखता है तो उसके ब्रेन सेल जिंदा थे। टॉमी कहता है कि उसका ब्रेन जिंदा है, इसीलिए उसकी मौत की वजह हम नहीं जान सके। ऑस्टिन जेन की बॉडी से निकलने वाले कपड़े को दोबारा देखता है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं। वहाँ होली बुक की वर्ष से 2027 का रेफरेंस लिखा था और 1693 लिखा हुआ था, जिससे उन्हें पता चलता है कि जेन की बॉडी 17th सेंचुरी की है, जब मासूम बच्चियों को विच होने का इल्जाम लगाकर टॉर्चर करके मार दिया जाता था। फिर टॉमी बताता है कि तब से अब तक इसका ब्रेन जिंदा है और तब से अब तक हम लोगों ने उसके साथ जितनी चीड़ फाड़ की है उसने ये सारा पेन फील किया है और अब वो हमें भी वही पेन देकर हमसे बदला लेगी। जो जो उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है, जैसे इससे पहले घर में उसने वहाँ के लोगों को मार डाला था। अचानक दरवाजे को बाहर से कोई धक्का लगाकर खोलने की कोशिश करता है। ऑस्टिन जाकर दरवाजा पकड़ लेता है। टॉमी जेन से कहता है कि मेरे बेटे को जाने दो, तुम मुझे मार दो। उसी वक्त टॉमी की कलाई और टखनों की हड्डियां टूट जाती हैं और उसके बाद उसके बॉडी ऑर्गन्स भी जल जाते हैं। उसकी आंखें ग्रे हो जाती हैं जैसे जेन की आंखें थी। उसी टाइम हम देखते हैं कि जेन की कलाई और टखनों की हड्डियां वापस जुड़ जाती हैं और उसकी बॉडी दोबारा से हील हो जाती है और उसकी आंखें भी अब नॉर्मल दिखाई देने लगी थी। टॉमी ऑस्टिन को कहता है कि मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इससे आजाद कर दो। ऑस्टिन दुखी दिल से अपने डैड को मार देता है। ऑस्टिन को पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है। वो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ आता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम शेरिफ गाना गाने लगता है। ऑस्टिन समझ आता है कि वो शेरिफ नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे उसके डैड खड़े थे जो मर चुके थे। ऑस्टिन डर कर नीचे गिर जाता है और वो भी मर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सुबह पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें ऑस्टिन, टॉमी और एमा की डेड बॉडीज मिलती हैं। बाहर से किसी के अंदर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले थे। फिर वो जेन डो की बॉडी वहाँ से दोबारा कहीं और ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।